Again, very good evening, students. So, in today's lecture, we will take one of the important topic from your Rash Shastra, that is Rasashala and Rasamandap. Clear? So, Rasashala और Rasamandap और फार्मेसी. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाता है रसशाला. तो रसशाला क्या होती है? तो देखो, जो रस शास्त्र है ये टोटली क्या है? प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई. प्रैक्टिकल बेस्ड इन द सेंस हम जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक औषधि है उनका निर्माण किसमें करते हैं? रस शास्त्र और वैशेषिक कल्पना के अंतर्गत ही करते हैं हम. तो जो रस शास्त्र और जो वैशेषिक कल्पना है ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है. इसलिए जब हम औषधि का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर जगह चाहिए. हमें एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जहां पर हम औषधि का निर्माण कर सके, और उस जगह को ही क्या बोलते हैं? रसशाला. ठीक है. तो ये जो रसशाला है इसी के ही जो दूसरे नाम है दैट इज रसायनशाला और निर्माणशाला. ठीक है. तो ये रसशाला के ही नाम है, सिनोनिम्स है रसशाला के. तो जो ये रसशाला जो वर्ड है ये सबसे पहले आया है रसेंद्र चूड़ामणि. रसेंद्र चूड़ामणि ये एक रस ग्रंथ है, तो उसमें सबसे पहले रसशाला वर्ड का वर्णन आया है. ठीक है. और जो दूसरा है देखो रसमंडप. तो रसमंडप जो है इसका जो सबसे पहले जो वर्णन आया है वो आया है रसार्णव. रसार्णव भी आपका एक रस ग्रंथ है. अब रसमंडप होता क्या है? तो जो रसमंडप है ये रसशाला के अंदर ही एक जगह होती है. मतलब आपकी सपोज कीजिए ये रसशाला है, इस रसशाला में ही एक एलिवेटेड एरिया और एक मंडी मतलब एक ऊंचा एरिया बनाया जाता है, उसको वो ही होता है आपका रसमंडप. मतलब रसमंडप रसशाला के अंदर ही होता है. लेकिन और कैसे बनाते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे उसमें पूजा करते हैं, वो जब रसशाला कंप्लीट होने के बाद में मैं रसमंडप में बताऊंगी. लेकिन सिर्फ इतना ही समझना है जो रसमंडप है वो रसशाला का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर ही बनाया जाता है. क्लियर? ठीक है. तो ये हो गया रसेंद्र चूड़ामणि में. रसमंडप आया है रसार्णव में. तो वैसे तो देखिए जो औषधि निर्माण है वो तो संहिता काल से ही हो रहा है. ठीक है. लेकिन संहिता काल में फिर भी कहीं पर भी रसशाला शब्द का वर्णन नहीं आया है. रसशाला का जो वर्णन आया है वो रसेंद्र चूड़ामणि इन द सेंस 7वीं शताब्दी के बाद और संहिता काल के बाद, क्योंकि हमारे रस ग्रंथ है, हमारा जो रस शास्त्र का मेन टाइम है दैट इज फ्रॉम द आफ्टर 7th सेंचुरी. और 8वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स हम मानते हैं कि हमारा रस शास्त्र का जो था मेन टाइम, पीक टाइम जिसको बोलते हैं, गोल्डन पीरियड. और उसमें हमारे क्या आते हैं? डिफरेंट रस ग्रंथ. तो इवन दो संहिता काल में भी औषधियों का निर्माण होता था लेकिन फिर भी वहां पर रसशाला शब्द का वर्णन नहीं आया है. ठीक है. ओके. अब उसके बाद में है जो रसशाला है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए अगर आप रसशाला बना रहे हो तो क्या क्या उसके लिए आपको फैक्टर चाहिए? तो उसमें देखो जो सबसे पहले फैक्टर है, 5 फैक्टर आपको चाहिए. तो सबसे पहले तो आपको चाहिए स्थान. क्लियर? दूसरा आपको चाहिए भवन. ठीक है. तो सबसे पहले तो स्थान मतलब लैंड आपको सिलेक्ट करनी है. उसके बाद में भवन मतलब बिल्डिंग. बिल्डिंग के बाद में थर्ड जो पॉइंट है दैट इज कार्य विभाजन. और जो फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज अधिकारी गण. कौन कौन से अधिकारी गण चाहिए? और ओब्लिक है कर्मचारी गण. ठीक है. तो ये रसशाला के लिए बेसिक घटक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो देखो इसमें जो सबसे पहले है स्थान. तो अब स्थान को कैसे समझेंगे कि जैसे आप जनरली भी अगर आपका अपना घर बना रहे हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हो, कुछ भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या मैटर करता है? लैंड, जगह, स्थान. तो स्थान कैसा होना चाहिए? तो जो लैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि उस लैंड के ऊपर कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरा और जो लैंड है, जो जगह है, उसके आसपास में पानी की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, भाई पानी अच्छा हो आसपास में. ठीक है. और अगर अपने रसशाला बना रहे हैं तो इनके साथ
साथ साथ भाई कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गार्डन और उपवन के पास होना चाहिए, और आप कह सकते हो हर्बल गार्डन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप मेडिसिन बना रहे हो, तो रॉ मटेरियल भी तो चाहिए उसके लिए। तो रॉ मटेरियल रसशाला के कहीं आसपास के एरिया में ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से अगर आप लाएंगे तो ऑब्वियसली चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाता है ट्रांसपोर्ट आदि का। तो ये ऐसे आप उसको समझ सकते हो। तो जो रसशाला के लिए जो स्थान है उसके आसपास ही आपका हर्बल गार्डन आदि होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक है, और भी आप इसमें पॉइंट डाल सकते हो स्थान में, लेकिन ये एक मतलब बेसिक चीज है जो समझने के लिए है कि भाई स्थान कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आपने स्थान सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज बिल्डिंग और भवन। तो भवन कैसा बनाएंगे? ऑब्वियसली तो जो भवन है उसकी जो दीवारें हैं मजबूत रहनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर गेट विंडोज उसमें होने चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें मायने रखती है ना। और जो दीवारें हैं, स्पेशली आपकी रसशाला की जो दीवारें हैं उसके ऊपर उमा महेश मतलब शिव और पार्वती आदि के चित्र आदि उसके ऊपर आपको चित्रित करवाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा रस शास्त्र है उसमें मेन कौन है? भगवान शिव जी ही है। तो इसलिए उनके जो ये है तस्वीरें हैं उनकी भगवान शिव और माता पार्वती की, वो वहां पर डिजाइन करवानी चाहिए रसशाला के अंदर। ठीक है, उसके बाद में है जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कार्य विभाजन। कार्य विभाजन मतलब आपने जगह फाइनल कर ली, भवन का निर्माण हो गया है। उसके बाद में है कि रसशाला में कौन से डायरेक्शन में कौन सा काम करना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये है कार्य विभाजन, मतलब जो रसशाला आपने बनाई है तो उसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताया है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो आपके 4 तो डायरेक्शन हो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और 4 उसके हो गए कॉर्नर, मतलब टोटल 8। तो इसमें बताया है जो पूर्व जो दिशा है, तो पूर्व दिशा में आपको क्या करना है? रस भैरव की स्थापना, मतलब शिव जी भगवान की स्थापना करनी है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रसशाला के अंदर, रस शास्त्र के अंदर जो भगवान शिव है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो आपको उनकी स्थापना करनी है वहां पर। उसके बाद में पूर्व के जस्ट अपोजिट है पश्चिम। तो पश्चिम से देखिए याद रखेंगे पै मतलब प्रक्षालन, पश्चिम दिशा में करेंगे प्रक्षालन, मतलब वॉश करना, धोना, किसी भी चीज को धोने आदि का जो काम है वो करेंगे पश्चिम में। थर्ड है उत्तर। उत्तर के अंदर होता है वेद कर्म। तो वेद कर्म क्या होता है कि मतलब किसी चीज को वेधन करना, और आप कह सकते हो पंक्चरिंग और पेनिट्रेटिंग, आप उसके लिए समझ सकते हो। तो वो होना चाहिए उत्तर दिशा में। ठीक है, फोर्थ है दक्षिण। तो दक्षिण दिशा में होना चाहिए पाषाण कर्म, मतलब पत्थर आदि। तो जो आपका खरल आदि है, खलव यंत्र वगैरह का जो भी कार्य है, सिलबट्टा आदि है, वो सब आपको रखना चाहिए पाषाण आपका दक्षिण में। उसके बाद में हो गया आग्नेय। आग्नेय कोण तो नाम से ही पता चल रहा, अग्नि मतलब जहां पर भी अग्नि आदि का जो भट्टी लगानी है आपको, चूल्हा आदि का जो काम होना चाहिए, दैट शुड बी इन आग्नेय, आग्नेय डायरेक्शन में होना चाहिए। आग्नेय के अपोजिट है वायव्य। वायव्य का मतलब है वायु, और सुखाना मतलब हम किसी भी चीज को सुखा रहे हैं, जैसे हमने टैबलेट बनाई है तो टैबलेट आदि बनाने के बाद उसको हमें ड्राई करना है, तो दैट शुड बी इन वायव्य, वायव्य डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद में है ईशान। तो ईशान कोण में या ईशान डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? सिद्ध औषधि की स्थापना, मतलब आफ्टर प्रिपरेशन हम कोई भी औषधि बनाते, जब वो बन जाती तो उसको बोलते हैं सिद्ध औषधि। तो बनने के बाद में उसका जहां हम स्टोर करेंगे, स्टोर करना है, दैट शुड बी इन ईशान डायरेक्शन। उसके बाद में है इसके अपोजिट है नय नृत्य, और नय नृत्य में होना चाहिए शस्त्र कर्म, मतलब जो काटने आदि का जो काम होता है ना, दैट शुड बी इन नय नृत्य, मतलब नाइफ वगैरह आपका जहां पर भी आप यूज कर रहे हो कुछ काटने आदि के लिए, तो वो होना चाहिए नय नृत्य कोण में। तो ये है टोटल कार्य विभाजन रसशाला में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में जो है फोर्थ पॉइंट है दैट इज अधिकारी गण और कर्मचारी गण। और जो नेक्स्ट है आपका दैट इज अधिकारी गण और कर्मचारी गण। तो अधिकारी गण में कौन कौन आता है देखिए, तो अधिकारी गण होना चाहिए रस्य वैद्य। रस्य वैद्य इज फार्मासिस्ट। ठीक है, उसके बाद में है धातु एवं खनिज का ज्ञाता, क्योंकि आप मेनली क्या कर रहे हो, रस औषधि यूज करेंगे और काष्ठ औषधि यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो उसमें आपके पास में एक होना चाहिए धातु एवं खनिज का ज्ञाता, मतलब जिसको जितने भी आपके रसायन द्रव्य है उसका प्रॉपर उसको नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है, कौन सा ग्राह्य है, कौन सा अग्राह्य है, हमें कौन सा कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, वो सब उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसको बोलते हैं मिनरलोलॉजिस्ट, मिनरलोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद में है वानस्पतिक शास्त्र का ज्ञाता। ठीक है, तो जिसको वानस्पतिक के बारे में ज्ञान होना चाहिए इसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजिस्ट। ठीक है, और एक है आपका बहुभाषाविद मतलब लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का मतलब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का जिसको ज्ञान होता है। तो देखो इसकी भी रक्षाशाला में अपनी अहमियत होती है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू एरिया और स्पेशली जो वानस्पतिक जो ड्रग्स है आपकी, उनके लोकल नेम काफी फेमस होते हैं जिनका आपको नहीं पता। आप जैसे कोई ड्रग है उसको साउथ इंडिया में कुछ बोलते हैं, नॉर्थ में कुछ बोलते हैं। तो जो ये लिंग्विस्टिक होता है, ये डिफरेंट इसको लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है, जो ये हमें कोरिलेट करता है कि भाई ये वही चीज है, क्योंकि इसको तो पता होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये कौन अधिकारी गण है जो आपके रक्षाशाला में होने चाहिए। साइमल्टेनियसली है कर्मचारी गण। तो कर्मचारी गण में बताया सबसे पहले औषध संग्रह करता मतलब ड्रग कलेक्टर, कि भाई आपको जो वानस्पतिक गार्डन में जाना है और ड्रग को वहां से कलेक्ट करके लाना है, तो उसका हो गया ड्रग कलेक्टर। दूसरा है रसकर्म सहायक मतलब फार्मेसी असिस्टेंट, आपके पास होना चाहिए। तीसरा है बलि साधक मतलब सिक्योरिटी गार्ड, और है एक आपका परिचारक और जो फार्मेसी में जो अटेंडेंट है आपके, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। तो अब क्लियर हो गया। तो रक्षाशाला में कौन क्या क्या महत्वपूर्ण आपके घटक है रक्षाशाला के? स्थान, भवन, कार्य विभाजन और अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण। ठीक है, अब इसके बाद में जो रक्षाशाला है इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो रस्य वैद्य है, परिचारक है, इन सबके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें है मेनली रस्य वैद्य कि रस्य वैद्य के क्या लक्षण होने चाहिए। उसके बाद में है शिष्य, शिष्य तो शिष्य के योग्य और अयोग्य शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, योग्य और अयोग्य। और उसके बाद में है परिचारक, परिचारक के क्या लक्षण होते हैं। और एक लास्ट में है कालिनी, कालिनी स्त्री लक्षण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रस्य वैद्य तो मैंने आपको बता दिया, आपके रक्षाशाला के लिए आपको रस्य वैद्य की जरूरत लगेगी। शिष्य यहाँ पे परिचारक भी आ चुका है, उसमें ये दो चीजें अभी नहीं आई जो अभी मैंने आपको जो रक्षाशाला के अभी घटक बताए हैं उसमें। तो इसका जो ये शिष्य क्यों है, रक्षाशाला में शिष्य का वर्णन क्यों है, तो देखो आजकल जो है जो रक्षाशाला है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बनाने तक ही सीमित हो गई है कि भाई हाँ रक्षाशाला तो हमें यहाँ पर मेडिसिन बनानी है। लेकिन प्राचीन काल में जहाँ पर रक्षाशाला का वर्णन मिलता है रस ग्रंथों में, वहां पर जो रक्षाशाला है इसका एरिया काफी विस्तृत था। तो वहीं पर वो क्या करते थे, जो गुरु जो आपके शिष्य थे वो शिष्य वहीं पर गुरु के सानिध्य में रहकर और शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं पर वो प्रक्रियाएं करते थे। तो मतलब एक वो रक्षाशाला के अंतर्गत ही सारी चीजें होती थी। लेकिन आजकल सिर्फ रक्षाशाला में मेडिसिन ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए रक्षाशाला के अंदर आता है शिष्य कि भाई शिष्य है वो योग्य शिष्य के क्या लक्षण है, अयोग्य के क्या है। परिचारक है वो तो उधर आ ही चुका है, अटेंडेंट। एक है कालिनी स्त्री। तो कालिनी स्त्री क्या होती है कि जैसे हम जो रक्षाशाला है उसमें मेनली हमने पारद आदि कर्म किए, तो पारद आदि कर्म जो करने के बाद में जो पारद है उसको शरीर में जब किसी पर्सन को आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको कालिनी स्त्री की आवश्यकता पड़ती है। और वो कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो अभी 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है रस्य वैद्य के लक्षण। तो अभी मैंने आपको बताया रस्य वैद्य, शिष्य, परिचारक और कालिनी स्त्री के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले रस्य वैद्य, तो रस्य वैद्य के क्या लक्षण है कि रस्य वैद्य को कैसा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, उसको सदचरित्र होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब उसको किसी भी स्टूडेंट्स में पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सद्भाव युक्त होना चाहिए, उसको सत्य वक्ता मतलब उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और शिव का परम भगत, क्योंकि जब रस शास्त्र में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उनको शिव का भगत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है पारद कर्मों में
जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसमें निपुण होना चाहिए एक रसवैद्य को। तो ये है रसवैद्य के गुण और रसवैद्य के लक्षण। जो सेकंड है दैट इज शिष्य। तो शिष्य है उसमें दो है, योग्य और अयोग्य। तो यहाँ पे मैंने योग्य शिष्य के लक्षण लिखे हैं, इनके जो अपोजिट है दैट विल बी अयोग्य शिष्य। ठीक है। तो जो योग्य शिष्य है कैसा होना चाहिए, उसको शुद्ध स्वभाव, जो स्टूडेंट है, जो स्पेशली जो रस शास्त्र सीख रहा है, जो रसशाला में रह रहा है, वो शुद्ध स्वभाव वाला होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और गुरु पूजक होना चाहिए। मतलब जो गुरु, जो रसवैद्य, जो गुरु जो कुछ बोलता है उसका उसको पालन करना चाहिए। उसके बाद में है बलवान होना चाहिए, आज्ञा पालक, मतलब आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। और निरालसी, मतलब उसको आलस्य नहीं होना चाहिए। और प्रतिज्ञा पूर्वक, मतलब जो सोच लिया कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है तो उसको कंप्लीट करने की एबिलिटी एक शिष्य में होनी चाहिए। जो थर्ड जो पॉइंट है दैट इज परिचारक और अटेंडेंट के क्या गुण होते हैं। तो अटेंडेंट के गुण में देखिए, जो अटेंडेंट उसको कैसा होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती, सत्यभाषी, निर्लोभी, मतलब उसको लालच नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उसको स्वच्छ, मतलब क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अच्छे डेली नहाने वाला, अच्छे से कपड़े, क्लीन कपड़े डालने वाला, तो मतलब उसको हर एस्पेक्ट में स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में बलवान होना चाहिए और वंस अगेन कर्तव्य पालक होना चाहिए। ठीक है, मतलब काम करने वाला होना चाहिए, जो उसको काम कहा जाए। जो लास्ट है दैट इज कालीन स्त्री लक्षण। तो देखिए कालीन स्त्री क्या होती है और इसकी जो रसशाला है उसमें इसका क्यों मतलब बताया गया कि रसशाला में कालीन स्त्री की क्या आवश्यकता है। तो उससे पहले है इसके लक्षण। तो देखो कालीन स्त्री मतलब कोई भी एक सुंदर स्त्री जिसके अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये सभी लक्षण हो। तो सुंदर स्त्री जिसके बाल कैसे हो, घुंघरालू हो, जो कैसी हो, स्निग्ध हो, कमल के समान जिसका नेत्र हो, नेत्र कमल के समान नेत्र वाली, मृदु भाषण, मतलब जिसका जो स्पीच है वो काफी सॉफ्ट होना चाहिए। हृदय प्रदेश संकुचित, जिसका हृदय प्रदेश है वो कैसा होना चाहिए, संकुचित। और जो योनि प्रदेश है वो कैसा होना चाहिए, पीपल के समान। जो स्तन भार है वो स्तन भार है, मतलब स्तन के भार की वजह से आगे की तरफ थोड़ी सी वो झुकी हुई होनी चाहिए। और जो लास्ट है दैट इज स्पर्श कोमल, मतलब उसका जो टच है वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये सभी हैं कालीन स्त्री के लक्षण। तो ये जो कालीन स्त्री है इसकी क्या आवश्यकता है अपनी रसशाला में, तो इसमें बताया है कि जब पारद को रसायनार्थ प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपको कालीन स्त्री चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया है कालीन स्त्री मतलब इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो कालीन स्त्री होती है उसको टच करने से, उसका चुंबन करने से, उसका आलिंगन करने से जो पारद है, जो आप रसायनार्थ ले रहे हो, उसका शरीर में क्रमण अच्छा होता है। या ये कह सकते हो कि पारद के क्रमण के लिए कालीन स्त्री चाहिए। अब क्रमण मतलब क्या, तो क्रमण है मतलब जो पारद आप खा रहे हो उस पारद का सेलुलर लेवल पर पेनिट्रेशन या सेलुलर लेवल पर उसका एब्जॉर्प्शन, तो उसके लिए आपको कालीन स्त्री चाहिए। ठीक है। अब ये है कि अगर कालीन स्त्री ना मिले, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाली अगर स्त्री नहीं है तो उस टाइम पर क्या करेंगे, तो उस टाइम पर ये करना है कि कोई भी एक सामान्य सुंदर स्त्री, कोई भी उस स्त्री को एक कर्ष गंधक, एक कर्ष मतलब 12 ग्राम, तो किसी भी सुंदर सामान्य स्त्री को एक कर्ष गंधक घृत के साथ में 3 सप्ताह तक खिलाना चाहिए। तो बताते हैं कि 3 सप्ताह के बाद में जो सामान्य सुंदर स्त्री है वो कैसी हो जाती है, कालीन स्त्री के संदर्शी हो जाती है, कालीन स्त्री के जैसी हो जाती है। तो ये है आपके रसशाला के अंदर जो रसवैद्य है, शिष्य, परिचारक और कालीन स्त्री है, इनके क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। अब इसके बाद में और रसशाला में क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इसके बाद में रसशाला में आप ऐड कर सकते हो कि रसशाला में संग्रहित द्रव्य, ये आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो।
तो संग्रहित द्रव्य मतलब रसशाला में आप मेनली क्या कर रहे हो, औषधि का निर्माण कर रहे हो, तो रस औषधि भी बना रहे हो, काष्ठ औषधि भी बना रहे हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रसादि द्रव्य चाहिए भाई, महारस है, उपरस है, साधारण रस है, धातु आदि आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा आप वानस्पतिक द्रव्य है आपके, वो भी आपके पास होने चाहिए रसशाला में। उसके अलावा रॉ मटेरियल हो गया आपके पास में, बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, आपको खल यंत्र चाहिए, आपको डिफरेंट मशीनरीज चाहिए, बाल मिल चाहिए, तो वो सब चीजें आप रसशाला में ऐड करना है आपको, ठीक है। मतलब जो जो चीजें आपको चाहिए, तो ये है पूरा कंसेप्ट आपका रसशाला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे रसमंडप, ठीक है। ओके, थैंक यू।